हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपको पता है कि एम्स का एग्ज़ाम 2022 का सितंबर में होने वाला है। जिन बच्चों को नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि सितंबर में लास्ट वीक में होगा, ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन मिला है। और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एम्स वाले पूछते ही हैं, अपने हर एक पेपर में रिपीट करते हैं, वो बताऊंगी। तो मैंने काफ़ी पेपर एनालाइज़ किए और फिर मैंने लिखे हैं सारे टॉपिक। तो जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन कीजिए। और ये वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एम्स वाले क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो वो भी आप देख लो कि क्या क्या हैं। इनमें जो सबसे पहले है कैनुला का टॉपिक आता है। उसमें कैनुला का साइज़, कलर पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आरटीए के पेशेंट में और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पेशेंट में कौन से नंबर का कैनुला लगेगा। तो कैनुला से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कैनुला की पिक दिखा के भी पूछ सकते हैं कि अगर पिंक कलर का कैनुला है तो वो कौन से नंबर का है, येलो है, ग्रीन है। इससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर लो, याद कर लो। बीएमडब्ल्यू है नेक्स्ट। बीएमडब्ल्यू यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन पे तो स्टार लगाए हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको कोई भी जो बायोमेडिकल वेस्ट हज़ार्डियस डस्टबिन में हम वो डालते हैं, सामान डालते हैं, वेस्ट डालते हैं, उससे आपसे कलर कोडिंग पूछ सकते हैं कि येलो में कौन सा वेस्ट जाएगा, अनऑर्टिकल वेस्ट कहाँ जाएगा, जनरल वेस्ट किस में जाएगा, प्लास्टिक किस में जाएगा, शार्प किस में जाएगा। सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है बीएमडब्ल्यू में। और इनका डिस्पोजल कैसे होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। स्टेरिलाइजेशन आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर डिसइंफेक्शन भी है। तो ये आपको टॉपिक ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि कोई आर्टिकल्स है तो वो किस में स्टेरिलाइज उसको करेंगे। इसमें आपसे ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन का पूछ सकते हैं कि वो कौन सा मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। जैसे कि ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, साथ में फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड जो होता है, इसका भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये सॉल्यूशन में किन चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी मैं बता रही हूँ। ट्राई एज का क्वेश्चन भी आपको ट्राई एज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसमें भी कलर आते हैं। जैसे कि ब्लैक है तो पेशेंट जो है वो उसके बचने के चांस नहीं है, या फिर वो डेड है। फिर रेड वाले को हम ज़्यादा सीरियस पेशेंट मानते हैं। एमरजेंसी में ट्राई एज यूज़ किया जाता है। मैं क्या बता रही थी आपको, रेड कलर जो कि बहुत ही सीरियस पेशेंट होता है। ग्रीन पेशेंट वो होता है जो कि पेशेंट नॉर्मल समझ सकते हो आप इसको, जिसको ज़्यादा चोटें नहीं आती, जो अपना काम थोड़ा खुद कर सकता है, एम्बुलेट है, चल फिर सकता है इधर उधर। और साथ में जो येलो है उसको भी हम प्रायोरिटी देंगे। रेड वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी और उसके बाद येलो वाले को। तो बिल्कुल ये जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती, हरी बत्ती वो होते हैं ना, उस तरह से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूचर्स के क्वेश्चन तो बहुत बार आए जाते हैं। सूचर आपसे पूछ सकते हैं नॉन अब्जॉर्बेबल कौन सा है, कौन सा अब्जॉर्बेबल है, कहाँ पर हम अब्जॉर्बेबल यूज़ करेंगे, इसको कैसे स्टोर करते हैं। सूचर को तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है उसमें सूचर स्टोर किए जाते हैं। सूचर नीडल दिखा के पूछ सकते हैं कि क्या है, उसके पार्ट्स पूछ सकते हैं। कुछ भी आ सकता है। आपको कलर भी दिखा सकते हैं कि सूचर ये वॉयलेट कलर का है, येलो कलर का है, प्लेन वाइट कलर का है। तो फिर ये आपका कौन सा सूचर है उसका नाम आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वाला है या फिर जितने भी नामों के आते हैं ये सूचर्स, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और सिल्क का होता है, सॉरी सिलिकॉन नहीं, सिल्क का भी आता है। इस तरह से डिफरेंट नेम होते हैं सूचर्स के। इस टाइम मुझे खुद भी मैं भूल गई हूँ वीडियो बनाते हुए। बिल्कुल वो हो गया, इतना अच्छे से मैंने टॉपिक ये पढ़ा था और मैं खुद ही भूल गई हूँ अब। सूचर्स के आपको सब कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है। सीपीआर तो हमेशा ही आता है, ये फेवरेट टॉपिक है एम्स वालों का। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि पक्के पक्के आने हैं। जैसे कि कैनुला है। कैनुला अभी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आ गए थे कैनुले वाले के ही। कलर से पूछ लिया, नंबर से पूछ लिया, आरटीए में कौन सा लगेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, कुछ भी आ सकता है। फिर सीपीआर में आपसे रेशो पूछी जा सकती है, 30:2 आपको याद रखना है। रेशो तो यही रहेगी। और 1 मिनट में कितने कंप्रेशन, तो 100 से 120 कंप्रेशन हम 1 मिनट में दे सकते हैं। कितने साइकिल के बाद पेशेंट जो रेस्क्यूअर है
CPR देने वाला है वो रिपीट करेगा या फिर चेंज करेंगे, तो 5 साइकिल के बाद ही इसको चेंज किया जाता है। ये आपको तो कुछ चीज़ें बात याद रखनी है। 30:2 ही हमेशा रहेगा सिंगल में भी, और डबल रेस्क्यूअर में भी 30:2 रेशियो हमेशा याद रखनी है, यही ज़्यादातर पूछी जाती है। और CPR में ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि CAB आपको एक ध्यान रखना होता है, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और फिर एयरवे, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, ये जो होता है इसका पैटर्न रहता है CAB। बर्न एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि बर्न में क्या आप प्रायोरिटी रहती है, पेशेंट आप बर्न का देखते हो तो क्या प्रायोरिटी है, कौन सा फ्लूइड इसमें देंगे, तो RL दिया जाता है, उसमें सारे ही कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। IV फ्लूइड कैलकुलेशन तो ये आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है। डोज कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन ज़रूर आता है, उसमें आपको ड्रिप सेट दे देते हैं और फिर आपको फार्मूले से निकालना होता है। क्या होता है इसमें डोज कैलकुलेशन में, तो ऐसा होता है कि डोज इन हैंड, इसमें मैं आपको बताती हूँ, ऑर्डर डोज अपॉन डोज इन हैंड इनटू ml, ठीक है, जितना भी ml का वो है। और IV फ्लूइड कैलकुलेशन में क्या है, मैं लिख के दिखा देती हूँ इसको आपको, तो इस पे आएगा फ्लूइड इन ml, ठीक है, फ्लूइड इन ml में लिखना है आपको ये, और नीचे आएगा टाइम इन मिनट, ठीक है, नीचे आ जाएगा टाइम इन मिनट, यानी कि मिनट में कितना है 60 सेकेंड है, और इनटू ड्रॉप फैक्टर, आपसे 15 का ड्रॉप फैक्टर पूछ सकते हैं वो, या फिर आपसे पूछ सकते हैं 20 का ड्रॉप फैक्टर, 60 का भी ले सकते हैं जो कि पीडियाट्रिक में यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट होता है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके रिलेटेड आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छे से याद कर लेना है, साथ में वैक्सीन में जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी आपको याद करना है। इसमें आपको जो वैक्सीन्स यूज़ की जाती हैं वो किस पर्पज़ से यूज़ की जाती है, उनका क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हो गया आपका वैक्सीन का, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ये आता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसमें कि स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिका और ओकल्टा आता है, ये जो प्रॉब्लम है बच्चे में ये कैसे होती है, तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि जब मदर प्रेगनेंसी के टाइम फॉलिक एसिड कम यूज़ करती है, कम लेती है या फिर नहीं लेती, तो उसकी वजह से उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें क्या था, तब का स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना सिस्टिका होता है, ओकल्टा होता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्परेचर आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैंने आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बताया है ये हमेशा आता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए ना। 13 जो क्वेश्चन है वो है बैंडेज का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैंडेज है, किस तरह की बैंडेज कौन सी जगह पे लगाई जाती है, जैसे कि फिगर ऑफ 8 है, और कैपलाइन बैंडेज हेड पे लगती है। फिगर ऑफ 8 जो होती है वो कहाँ लगाई जाएगी, जॉइंट पे किस तरह की लगती है, तो वो फिगर ऑफ 8 ही होती है। फिर सर्कुलर बैंडेज होती हैं, तो वो सिंपल हम अपनी जैसे बाजू हैं, ठीक है, रिस्ट है और हमारी आर्म है, तो उसमें लग सकता है, बट जॉइंट में फिगर ऑफ 8 ही लगता है। साइज़ ऑफ ब्लेड आपसे पूछ सकते हैं, 11 नंबर का ब्लेड जो होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला। तो 11 नंबर का ब्लेड काफ़ी तीखा जैसा होता है, उसकी पिक देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी ब्लेड आपको दिखाकर पूछ सकते हैं, साथ में BP हैंडल की भी फ़ोटो कई बार दी जाती है। कॉपर टी आपको पता होना चाहिए मोस्टली कौन सी यूज़ की जाती है और कितने साल तक ये होती है। GCS अच्छे से याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन GCS अबकार स्कोर, ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़े से ऐसे हैं कि याद रखने वाले हैं ये, इनको आपको लर्न करोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इम्यूनिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी में आपसे पूछ सकते हैं एक्टिव, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल, एक्वायर्ड, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इम्यूनिटी। ABG अच्छे से याद कर लेना, ABG बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी वैल्यू दिखा सकता है और पूछ सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, ये आपसे ABG में पूछा जा सकता है, यानी कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। नेक्स्ट है वाइटामिन, तो वाइटामिन के आपको एक तो केमिकल नेम अच्छे से याद कर लेने हैं, और साथ में किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है वो आपको याद करना है। साथ में विटामिन B12 के सारे आपको याद कर लेने हैं जितने भी हैं, विटामिन B1, 2, फिर 5, 7, 3 भी होता है, नियासिन, वो काफ़ी बार पूछा जाता है नियासिन का क्वेश्चन, जिसपे कि पेलाग्रा से कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो 3D करके आता है या 4D भी होता है इसमें, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और एक होता है डेथ,
और डायरिया। तो ये होते हैं उसमें। पेल्विस और स्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप स्कल भी लिख लेना, ठीक है। पेल्विस और स्कल आप खुद इसमें ऐड कर दो। आपसे पूछ सकते हैं डायमीटर्स इसमें, और स्कल में तो सूचर्स पूछे जा सकते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है वो तो डायमीटर्स हैं, साथ में बोन्स पूछ सकते हैं। ईसीजी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार पिक्चर इसकी आ जाती है ईसीजी की, और उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बताओ इस ईसीजी को देखकर, ठीक है। या आपसे पूछ लेंगे कि ये ईसीजी में क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो वीटी से बनते हैं और वीएफ से बनते हैं, तो आप वीएफ और वीटी की पिक्चर याद कर लेना। और हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो आर का बीच का काउंट करके कितने बॉक्सेस बनते हैं, उनमें 300 को डिवाइड करके तब किया जाता है। जैसे 3 बॉक्स बनेंगे तो उसको 300 से डिवाइड कर लो, 4 बन रहे हैं तो उसको 300 से डिवाइड कर लो। ऐसे सिंपल जो इसी चीज़ साइनस है रिदम, तो ऐसे बनेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूर आप देख लेना इनको। ब्लड ग्रुप आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछ सकते हैं। रेयर ब्लड ग्रुप पूछ सकते हैं, जिसकी ये भी नेगेटिव वो रेयर है। ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव आपका रेसिपिएंट है यूनिवर्सल। किसी भी ड्रग का एंटीडोट आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी ड्रग का, पीसीएम हो, एस्पिरिन हो, हेपारिन, वारफरिन, जो भी है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम का क्या है। फोबिया सारे याद कर लेना, साइकेट्रिक में ये इंपॉर्टेंट बनता है। फोबिया, सारे फोबिया याद करने हैं आपको। डिफेंस मैकेनिज्म, ये सच में ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आपसे कुछ एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इसमें यूज़ किया गया है ना। कम्युनिकेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इसमें भी क्या है कि आपको हाइपोकैलेमिया का पूछा जा सकता है, हाइपरकैलेमिया का पूछा जा सकता है कि उसमें क्या कंडीशन बनेगी। और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे नॉर्मल सोडियम लेवल। एम्स का क्या है कि काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लंबर पंचर का साइट पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लंबर पंचर करते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं, ये सारा इसमें ज़रूरी है। कोड ऑफ एथिक्स याद कर लेना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ये ज़रूरी क्वेश्चन है। नॉर्मल लेबर, डिफ़िकल्ट लेबर जो भी है, ये आपको याद करना है। प्रेगनेंसी के साइंस पूछे जाते हैं, जैसे चैडविक साइन है, गुडन साइन है, और हैगार साइन है, ओशिएंडर साइन है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोबेबल साइन जो बनते हैं, या फिर प्रिजम्पटिव साइन जो बनते हैं, कुछ भी साइन पूछा जा सकता है। PEM आता है इसमें, क्वाशियोरकर जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, और मैरास्मस जो कि प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी से होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ज़रूरी है। रिफ्लेक्सेस का क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ डिजीज़ हैं पीडियाट्रिक की जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और इससे तो हर बार ही बनता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस और हर्शस्प्रंग डिजीज़। हर्शस्प्रंग डिजीज़ में रिबन लाइक स्टूल एक तो इसका मेन सिम्टम बता सकते हैं, साइन सिम्टम। और आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। हर्शस्प्रंग डिजीज़ और पाइलोरिक इंपॉर्टेंट है। TEF का कोई भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का। फेनोटाइन के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और लिथियम और डाइजॉक्सिन ये तो हर बार दे दिए। ये लिथियम तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक पेपर में आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि एम्स में, हर एक पेपर में आपको ये मिल जाएगा लिथियम। कि आपको ये पूछ सकते हैं कि किस डिसऑर्डर में इसको देते हैं, बाइपोलर मेनिया में देते हैं। इसकी आपको टॉक्सिसिटी का पूछ सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं, थेराप्यूटिक लेवल पूछ सकते हैं, कुछ भी। डाइजॉक्सिन का भी इसी तरह है। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन में जैसे कि कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और उसमें आप पूछ सकते हो कि वो लोग आपसे कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं अब नॉर्मल रेस्पिरेशन से रिलेटेड, जैसे कि एस्फेक्सिया है, हाइपोक्सिया है, एपनिया है, डिज्निया है। इससे इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप याद कर लेना। टाइप 1, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को ये बना देंगे, और फिर पूछेंगे कि इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी बनी है। ऐसा क्वेश्चन इसमें देखा जाता है ज़्यादातर। वाइटल साइंस तो आपको सारे याद करने ही हैं, ठीक है। BP का क्वेश्चन बन सकता है, पल्स का, रेस्पिरेशन का, टेम्परेचर का, SpO2 का। वाइटल्स इंपॉर्टेंट है। एनीमा टॉपिक ये ज़रूरी है सच में, इसका हाइट कई बार पूछी जाती है एनीमा की इनकी, तो वो 45 सेंटीमीटर, ठीक है, होती है, 18 इंच क्या कहेंगे उसे। और ऑयल एनीमा, जितने भी एनीमा है, न्यूट्रिएंट एनीमा, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बना लेंगे ये। नेगल्स फार्मूला, ये भी आपसे पूछेंगे कि जो पेशेंट है हमारा उसकी EDD निकालो,
ईडीडी निकालने को आपको डायरेक्टली आ जाएगी, साथ में उसकी एमएस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको बता देंगे वो। मेनिया, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईसीटी इंपॉर्टेंट है। जो डिजीज़ है उनके कॉजेटिव एजेंट्स पूछे जाते हैं, साथ में इंक्यूबेशन पीरियड भी लिख लेना आप, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड भी आता है। लास्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस, जेबीएस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, और ये जेबीएस और माइस्थेनिया ग्रेविस तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने देखे कि काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एम्स के पेपर में, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके अलावा भी आप अगर स्टडी तो करना ही है आपको कंटिन्यू, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था, क्योंकि देखिए अब क्या है कि अब टाइम नहीं बचा है, अब 3 ही महीने बचे हैं, और अब आप शुरू से लेके एंड तक पढ़ोगे, पूरी थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो इतना टाइम अब नहीं है, तब आप कवर नहीं कर पाओगे। इस वक्त जो टाइम है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने का, एनालिसिस करके पढ़ने का, स्मार्ट स्टडी करके पढ़ने का। ये वो टाइम है जब आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि एम्स का जो टारगेट है, मतलब किस क्वेश्चन पे वो ज़्यादा फोकस करता है, कौन सा टॉपिक जो है एम्स वाले ज़्यादा डालते हैं अपने पेपर में, वो इस टाइम पढ़ने का है। अगर आप सारा पढ़ोगे तो इतना अब टाइम नहीं बचा है, लेकिन हाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ना, ये तो मैं कहूँगी आपको। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो थैंक यू सो मच।